दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। किसी को भी कोई नुकसान पहुंचाना इस कहानी का उद्देश्य नहीं है। कहानी में दिखाए जाने वाले रोमांटिक और भावनात्मक दृश्य केवल भावनाओं को समझाने के लिए हैं। इस कहानी का उद्देश्य केवल मनोरंजन ही नहीं, बल्कि समाज में सोच और जागरूकता फैलाना भी है, ताकि हम रिश्तों और भावनाओं को और बेहतर तरीके से समझ सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। मजबूरी में बंधा एक रिश्ता, एपिसोड नंबर 2। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि रणदीप को अपनी प्रॉपर्टी के लिए एक वारिस चाहिए, जिसके लिए वो एक लड़की सुहानी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के रिश्ते में बंधता है। अब देखते हैं आगे। अगली शाम आज बारिश नहीं हो रही थी, मगर हवा में एक अजीब सी घुटन थी। सुहानी फिर से उसी दरवाजे पर खड़ी थी, स्काईलाइन रेजिडेंसी, टावर नंबर 9। रणदीप ने उसे इस बार खुद कॉल करके बुलाया था। आपने बुलाया था? बताइए, क्या बात है? वो दरवाजे से अंदर आते ही बोली, थकी और असहज। रणदीप इस बार शांत था। उसके हाथ में वही सफेद फाइल थी, लेकिन इस बार ये सिर्फ मेडिकल दस्तावेज नहीं थे। रणदीप ने शांत मगर कठोर आवाज में कहा, बैठो, तुम्हें कुछ बताना चाहता हूं। इतना कहकर रणदीप ने उसके सामने फाइल रखी और सुहानी ने उसे खोलकर पढ़ने को कहा, तो सुहानी ने फाइल खोली और उसे पढ़ने लगी। 10 महीने की कानूनी शादी। उसकी अवधि के दौरान दोनों पक्षों का आपसी सम्मान, बच्चे के जन्म के बाद तलाक और पूरी स्वतंत्रता। उसने फाइल को घूरते हुए पूछा, ये ये क्या है? रणदीप के चेहरे पर बिना किसी भाव को लाए बगैर सपाट लहजे में कहा, ये एक नया कॉन्ट्रैक्ट है। तुम सैरोगेसी के लिए तो राजी हो गई थी, लेकिन अब परिस्थितियां बदल गई हैं, तो मैं चाहता हूं कि हम शादी करें, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज। रणदीप ने फाइल उसके हाथ से लेकर कहा, मुझे सिर्फ बच्चा नहीं चाहिए, अब मुझे तुमसे 10 महीने की शादी भी करनी है। क्यों? सुहानी की आवाज कांप गई। रणदीप कुछ पल चुप रहा, मगर फिर उसने सुहानी को घूरते हुए कहा, ये जानना तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है। तुम्हारे लिए बस इतना जानना जरूरी है कि इस सब के लिए मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत दूंगा। सुहानी हतप्रभ थी। वो उससे एक बच्चा चाहता था, जिसकी कीमत भी देने को राजी था। पर क्या वो इतनी बुरी माँ है जो अपने बच्चे को पैसों के बदले बेच देगी? उसने हैरान होते हुए पूछा, आप मुझे अपनी नकली बीवी बनने के लिए कह रहे हैं? रणदीप ने ठंडे स्वर में कहा, नहीं, शादी असली होगी, मगर सिर्फ कागजों पर होगी। न कोई रस्में, न कोई मोहब्बत, और बच्चे के जन्म के बाद तलाक। इस दौरान तुम्हें तुम्हारी रकम भी मिलेगी। सुहानी रणदीप की बात सुनकर गुस्से से भर गई और उसकी आंखों में आंसू भर आए, मगर फिर भी उसने हिम्मत करके उससे कहा, और अगर मैं मना कर दूं? रणदीप उसकी बात सुनकर मुस्कुराया और उसने सुहानी को देखते हुए पूछा, क्या तुम ऐसा कर सकती हो? और सोचो, अगर ऐसा करोगी तो फिर तुम्हारी दोस्त का क्या होगा? सुहानी की आंखों से आंसू फिसलकर उसके गाल पर लुढ़के तो रणदीप ने उसके सामने बैठते हुए कहा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हारे ना कहने से, मैं कोई और ढूंढ लूंगा, मगर तुम खुद के बारे में सोचो कि तुम क्या करोगी, कैसे बचाओगी अपनी दोस्त को। अपनी दोस्त श्रेया के बारे में सोचकर सुहानी की आंखों से अब लगातार आंसू बहने लगे। रणदीप के सामने उसकी बोलती बंद पड़ गई। उसे कल का वो समय याद आ गया जब उसे पता चला था कि ऑफिस जाते वक्त उसकी दोस्त श्रेया का बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। वो अपना
सारा काम छोड़कर भागते हुए हॉस्पिटल पहुंची तो डॉक्टर से बात करने के बाद उसे पता चला कि उसके ब्रेन में ब्लीडिंग काफी हद तक बढ़ चुकी थी। ऐसे में अगर उसका सही समय पर ऑपरेशन नहीं हुआ तो उसका बचना नामुमकिन था। श्रेया को याद करके सुहानी ने रोते हुए फाइल के पास पड़ा पेन उठाया और अपने कांपते हाथों से फाइल के पन्नों को पलटकर उस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया, क्योंकि उसके पास इसके अलावा अब कोई रास्ता नहीं था। सिवाय श्रेया के इस बड़ी सी दुनिया में उसका कोई अपना भी तो नहीं था। बचपन में एक बार श्रेया ने उसकी जान बचाई थी और अब उसकी बारी थी। अगली सुबह के 11 बजे दिल्ली के एक स्थानीय फैमिली कोर्ट का सादा सा कमरा। दीवारों पर कानून से जुड़ी सूचनाएं लगी थी। साथ ही एक वकील और 2 गवाह मौजूद थे। पहला गवाह अबीर और दूसरा गवाह कोर्ट क्लर्क था। रणदीप का पीए विकास भी वहां मौजूद था। बाहर हल्की सी धूप फैली थी, लेकिन अंदर एक अजीब सी ठंडक थी। सुहानी ने एक लाल रंग की सुंदर डिजाइनर साड़ी पहनी थी, जो कि उसे रणदीप ने ही लाकर दी थी, पर श्रृंगार के बावजूद उसका चेहरा भाव शून्य था। इसीलिए जज ने पूछा, आप दोनों ने शादी के लिए सहमति जताई है, कोई दबाव तो नहीं है ना? सुहानी रणदीप की तरफ देखती है, जो सीधा आगे देख रहा था। ब्लैक कलर के 2 पीस सूट में उसका चेहरा भी भाव शून्य दिखाई पड़ रहा था। उसने नजरें हटाकर सुहानी ने धीमे से कहा, नहीं, कोई दबाव नहीं है। रणदीप ने भी संक्षिप्त और औपचारिक लहजे में कहा, हाँ, सहमति है। उन दोनों के कागजों पर दस्तखत होते हैं, फिर अबीर दस्तखत करता है, उसके बाद कोर्ट का क्लर्क साइन करता है। साइन के बाद जज हल्के से मुस्कुराते हैं और उन्होंने उन दोनों को देखते हुए कहा, अब आप दोनों पति पत्नी हैं, कानूनी रूप से। शुभकामनाएं। सुहानी एक बार फिर रणदीप को देखती है। उसका चेहरा अब भी कठोर था। तभी उसके पास खड़े अबीर ने मुस्कुराते हुए हल्के अंदाज में रणदीप के गले लगकर कहा, वाह, आखिरकार दिल्ली का सबसे कूल और सबसे ठंडा दिल इंसान भी शादी के बंधन में बंध ही गया। उसने सुहानी की ओर देखते हुए कहा, बधाई हो भाभी, रणदीप से निपटना आसान नहीं होगा, पर आपको देखकर लग रहा है कि आप संभाल लेंगी। सुहानी हल्के से सिर झुका देती है, मुस्कुराने की कोशिश करती है, लेकिन भीतर की उलझनें साफ हैं। रणदीप चुपचाप खड़ा था, चेहरा निर्विकार। रणदीप ने अबीर की ओर देखते हुए हल्की आवाज में कहा, फॉर्मेलिटीज खत्म हो गई हैं। अबीर, थैंक्स फॉर कमिंग। अबीर ने रणदीप के एक बार फिर गले लगते हुए कहा, अरे तेरे लिए तो कुछ भी करूंगा, कहीं भी आऊंगा, बस तू बुला कर तो देख। रणदीप ने अपनी घड़ी की ओर देखा, फिर बगल में खड़े पीए विकास को हल्का सा सिर हिलाकर इशारा किया, तो विकास ने तुरंत फोन निकालकर कुछ सेकंड में फोन पर बात की और फिर सिर हिला दिया। विकास ने धीरे से रणदीप के पास जाकर कहा, सर, गाड़ी और सिक्योरिटी टीम बिल्डिंग के पीछे वाले रास्ते पर तैयार है। बाहर कोई मीडिया या फोटोग्राफर नहीं है, हम निकल सकते हैं। रणदीप सुहानी की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में कोई भाव नहीं थे। उसने अपनी वही ठंडी आवाज में कहा, चलो। विकास के साथ वो तीनों बाहर की ओर बढ़ते हैं। कोर्ट के पिछले हिस्से के बाहर निकलते ही 2 ब्लैक एसयूवी खड़ी थी, एक आगे एक पीछे। 4 बॉडीगार्ड्स ब्लैक सूट और इन ईयर कम्युनिकेशन में दोनों तरफ खड़े थे। रणदीप सुहानी के लिए पिछला दरवाजा खोलता है। सुहानी थोड़ा हिचकिचाकर बैठती है। वो अब भी इस सबसे थोड़ी अजनबी सी थी। रणदीप ने अब अबीर को बाय कहा तो अबीर भी एक तरफ खड़ी अपनी कार की तरफ बढ़ गया। वहीं गाड़ी में रणदीप सुहानी के बगल में बैठता है। एसयूवी का दरवाजा बंद होता है और बिना शोर शराबे के दोनों कार अपार्टमेंट की ओर निकल पड़ती हैं।
वहीं पीछे अब तक खड़ा अबीर मुस्कुराता हुआ उन्हें जाते देखता है, फिर हल्के से सिर हिलाकर बुदबुदाया, ये तो सिर्फ शुरुआत है, असली कहानी तो अब शुरू होगी। रात के समय 10 बज चुके थे। ऐसे में सुहानी डिनर करके अपने रूम में आ गई थी। रणदीप उसे सुबह ही यहाँ अपार्टमेंट पर एक मेड जिसका नाम मैथिली था, उसके साथ उसे छोड़कर चला गया था और वो अब तक वापस नहीं लौटा था। रणदीप के कहे अनुसार मैथिली ने, जो कि लगभग 30-45 साल की महिला थी, सुहानी को उसका एक अलग सा रूम दिखा दिया, जिसके चलते सुहानी को थोड़ी घबराहट कम हुई थी। सुहानी बेड पर आकर लेटी ही थी कि किसी ने उसका डोर नॉक किया। सुहानी ने उठकर जाकर डोर ओपन करके देखा तो डोर पर मैथिली खड़ी हुई थी। मैथिली ने मुस्कुराते हुए कहा, मैडम, सर आपको बुला रहे हैं। रणदीप आ गया था। ये जानकर सुहानी ने झट से बेड से अपना दुपट्टा उठाया और उसे डालते हुए बाहर निकली तो मैथिली ने उसे रणदीप के रूम की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो सर का कमरा है। सुहानी हाँ में सिर हिलाते हुए रणदीप के रूम के बाहर पहुंची और उसने डोर नॉक किया कि तभी अंदर से रणदीप की आवाज आई, अंदर आ जाओ। सुहानी ने डोर ओपन किया और अंदर जाते ही रणदीप से पूछा, श्रेया कैसी है? उसका? रणदीप ने उसे बीच में ही टोकते हुए कहा, उसका ऑपरेशन हो चुका है, कल सुबह तक उसे होश आ जाएगा, तो तुम चाहो तो उससे कल मिलने भी जा सकती हो। ये खबर सुनते ही सुहानी का चेहरा खिल उठा और उसने हाथ जोड़ते हुए मन ही मन भगवान को शुक्रिया अदा किया और आंखें खोली ही थी कि तभी रणदीप, जो कि सोफे पर बैठा हुआ था, अचानक से उठ खड़ा हुआ और उसने सुहानी से कहा, डोर लॉक करो। रणदीप की बात सुनकर सुहानी ने हैरानी से पूछा, जी? इस पर रणदीप ने अपना बाथरोब निकालते हुए इस बार थोड़ी सख्ती से कहा, सुनाई नहीं दिया तुम्हें? मैंने कहा कि डोर लॉक करो और जाकर बेड पर लेट जाओ। रणदीप की बात सुनकर सुहानी को मानो झटका लगा। वो रणदीप को देखती रह गई, जो कि अपना बाथरोब निकालकर अब उसके सामने सिर्फ बॉक्सर पहने खड़ा था। रणदीप के साउथ दिल्ली के अपार्टमेंट में गहराई पसराई थी। दीवारों पर विदेशी पेंटिंग्स, फर्श पर मखमली कारपेट और शीशे की दीवारों से झांकता शहर का रोशन आकाश, सब कुछ आलीशान और मूक। वहीं रणदीप के कमरे में अजीब सी शांति पसरी थी। सुहानी ने उसे अपने सामने बगैर कपड़ों के खड़े देखा और उस शांति को भंग करते हुए तेज आवाज में उससे पूछा, क्या कर रहे हैं ये आप? रणदीप ने अचानक से खींचते हुए पूछा, क्या मतलब के क्या कर रहा हूं? भूल गई हो, हम अब पति पत्नी हैं। सुहानी ने उसे याद दिलाते हुए सख्त लहजे में कहा, कैसे पति पत्नी? याद दिला दूं मिस्टर मेहरा, ये शादी एक सौदा है और इस सौदे में कोई हक नहीं है, सिर्फ शर्तें हैं। रणदीप के माथे पर बल पड़ गए। उसे किसी से इस तरह का जवाब सुनने की आदत नहीं थी, खासकर किसी औरत से, और वो भी उस औरत से जिससे वो शादी करके अपनी शर्तें लागू करने आया था। रणदीप ने गुस्से में आवाज ऊंची करते हुए कहा, तमीज से बात करो लड़की, भूल मत जाना कि तुम्हारी हर सांस इस वक्त मेरी मर्जी से चल रही है। सुहानी की आंखों में आंसू भर आए और उसने भरे गले से कहा, आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया है उसमें ऐसा कहीं नहीं लिखा कि मुझे आपके साथ फिजिकल होना पड़ेगा। सुहानी ने एक बार फिर चीखते हुए कहा, आपको बच्चा चाहिए ना, आईवीएफ करवा लीजिए, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं कोई खरीदी गई चीज नहीं हूं मिस्टर मेहरा। एक पल को सन्नाटा छा गया। रणदीप की आंखें सुहानी पर टिकी थी, जैसे पहली बार उसे देख रहा हो। वो लड़की जो एक अनाथ आश्रम से आई थी, अपनी दोस्त के इलाज के लिए कुछ भी सहने को तैयार थी, आज उसकी आंखों में इतनी हिम्मत कैसे थी? रणदीप बिना कुछ कहे अपना बाथरोब वापस पहनकर अब तेज कदमों से कमरे से निकल गया। सुहानी वहीं खड़ी रही, कांपते हाथों से अपने आंसू पोंछती हुई। कभी कभी खामोशी भी चीख होती है। रणदीप के बेडरूम में जलती सिल्वर लैंप की रोशनी कमरे को ठंडा और भव्य बना रही थी, पर इस वक्त कमरे का माहौल सिसकियों और गूंजते लहजों से भरा था।
रूम में अजीब सी खामोशी जरूर थी, मगर फिर सुहानी को ऐसा महसूस हो रहा था जैसे उसके कानों में अजीब सा शोर बड़ी तेज आवाज के साथ घुल रहा था। असल में ये शोर उसकी अंतरात्मा का शोर था। सुहानी फर्श के पास खड़ी थी, उसकी पीठ दीवार से सटी हुई, चेहरे पर डर, आंखों में गुस्सा और दिल में टूटी हुई उम्मीदें। तभी रणदीप रूम में वापस आया और उसे देखकर सुहानी एक बार फिर से कांप उठी। उसकी नजर उसके हाथों पर पड़ी तो रणदीप के हाथ में वही कॉन्ट्रैक्ट फाइल थी। रणदीप ने आवाज में तेजी, लहजे में घमंड भरकर कहा, शायद तुमने कॉन्ट्रैक्ट ध्यान से पढ़ा ही नहीं, इसीलिए एक बार फिर से इसे पढ़ो, वो भी मेरे सामने। इतना कहकर उसने वो फाइल खोली और एक पन्ने की ओर इशारा किया। सुहानी ने अपनी भीगी हुई आंखों से आंसू पोंछकर उस पन्ने को पढ़ना शुरू किया। कॉलम नंबर 7, surrogacy shall be carried out through natural process as per the requirement of the client। और उस क्लाइंट का नाम है रणदीप मेहरा। ये पढ़ते ही सुहानी का चेहरा फक पड़ गया। वो जैसे पत्थर की हो गई। उसे याद आया उसने कॉन्ट्रैक्ट जल्दबाजी में सिर्फ अपनी दोस्त की जान बचाने के लिए स्टार्टिंग के और कुछ आखिर के क्लॉज पढ़े और साइन कर दिया था, मगर अब हर शब्द उसके लिए हथकड़ी बन चुका था। रणदीप ने आगे बढ़ते हुए ठंडी बेरुखी से उससे फाइल छीनते हुए पूछा, और अगर अब तुम इस कॉन्ट्रैक्ट से पीछे हटना चाहती हो तो याद रहे, मैं वो हर एक पैसा वापस मांग लूंगा। हॉस्पिटल का खर्चा, लीगल फीस और वो बड़ी रकम जो तुम्हारी दोस्त के इलाज के लिए दी गई है। तय करो कि तुम क्या क्या वापस कर पाओगी। सुहानी के होंठ कांप उठे, उसका चेहरा स्याह पड़ चुका था। वो धड़ाम से बिस्तर के कोने पर बैठ गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, मगर वो खुद को रोकती है जैसे रोने से कमजोर ना पड़ जाए। सुहानी ने अपनी टूटी हुई आवाज में पूछा, आप ये सब जानते हुए फिर भी ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इंसान हूं, कोई कागजी चीज नहीं। क्या इसीलिए आपने मुझसे इतने सवाल पूछे थे कि मेरा बॉयफ्रेंड है या नहीं, मैं वर्जिन हूं या नहीं? रणदीप बिल्कुल शांत, लगभग ठंडा पड़ चुका था। वहीं सुहानी रोते हुए अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा गई। तभी रणदीप ने अपनी गहरी आवाज में कहा, कागज पर ही तो ये रिश्ता बना है, और जो कागज पर लिखा है वो निभाना पड़ेगा। एक पल को खामोशी छा जाती है, सिर्फ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। सुहानी ने धीरे हौले से फुसफुसाते हुए कहा, मैंने अपनी दोस्त को बचाने के लिए अपनी जिंदगी गिरवी रख दी, पर ये गिरवी रखना, क्या उसकी कीमत इतनी बेहिसाब हो सकती है? रणदीप उस पर एक नजर डालता है लेकिन कुछ कहता नहीं। वो मुड़कर बाहर चला जाता है। दरवाजा बंद होते ही सुहानी जैसे भीतर से चटक गई हो। वो चुपचाप अपनी हथेलियों को देखती है, फिर बेड पर ही अपने पैर ऊपर करके चेहरा घुटनों में छुपाकर चुपचाप रोने लगी। कभी कभी जिस्म से पहले रूह टूटती है। रात के 10:45 बजे बाहर दिल्ली की सड़कों पर रोशनी का सैलाब था, लेकिन रणदीप के अपार्टमेंट में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा था। सब कुछ शांत, मगर अंदरूनी हलचलें तूफान की तरह चल रही थी। सुहानी रणदीप के कमरे में अकेली बैठी थी। वो एक रेशमी नाइट गाउन में थी, जिसे मेड मैथिली उसे ये कहकर दे गई थी कि मैम, सर ने ये आपके लिए भेजा है। रेशमी था वो, पर वो कपड़ा उसकी त्वचा पर बोझ जैसा लग रहा था। शीशे के सामने खड़ी होकर वो खुद को निहार रही थी, पर उस लड़की को पहचान नहीं पा रही थी जिसे वो रोज आईने में देखती थी। आंखें सूजी हुई थी, होंठ सूखे और चेहरा बेरंग। टेबल पर वो कॉन्ट्रैक्ट पड़ा था, खुले पन्नों के साथ, जैसे याद दिलाने के लिए कि ये रात एक सौदे का हिस्सा है।
हाँ, उसने रणदीप की सभी शर्तें मान ली थी। क्यों? क्योंकि उसके पास अब और कोई चारा ही नहीं था। वो वाकई खुद को बेच चुकी थी। तभी दरवाजे पर एक धीमी दस्तक होती है। आवाज सुनकर सुहानी का दिल जोर से धड़क उठता है। उसकी सांसें थम सी गई। कुछ पल बाद दरवाजा खुला। रणदीप अंदर आया और उसने अब भी वो बाथरोब पहना हुआ था। उसके बाल जरा से बिखरे हुए थे, पर चेहरे पर वही पुरानी ठंडी नजाकत थी। रणदीप ने धीमे मगर स्पष्ट स्वर में उससे पूछा, तुम तैयार हो? सुहानी ने कुछ नहीं कहा, बस गर्दन झुका ली और धीरे से सिर हिला दिया। चुप्पी उसकी सहमति नहीं, उसकी मजबूरी थी। वो शब्दों में विरोध नहीं कर सकी, क्योंकि उसके पास अब कुछ खोने को नहीं बचा था, सिवाय अपने आप को। रणदीप रूम लॉक करके धीमे कदमों से उसके पास आया। उसकी आंखों में कोई मोहब्बत, कोई चाह नहीं थी, सिर्फ एक अधिकार था जो उसने एक दस्तखत के बदले हासिल किया था। रणदीप ने एक बार फिर अपना बाथरोब निकालकर वहीं सोफे पर फेंकते हुए कहा, बेड पर जाकर लेट जाओ। सुहानी ने उसकी बात सुनकर आपस में अपने होंठ भींच लिए ताकि उसकी रुलाई ना फूटे, और वो धीमे मगर सहमी सी चाल चलते हुए बेड पर जा बैठी। तभी रूम में जल रही वो सिल्वर लैंप भी बुझ गई और अब रूम में चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। तभी सुहानी को एहसास हुआ कि वो उसके करीब ही बैठ चुका था, और उसने सुहानी की ठंडी उंगलियों को छुआ तो अचानक से उसकी छुअन को महसूस करके वो पीछे हट गई। पर अगले ही पल अपनी गलती का एहसास होते ही उसने कांपते स्वर में माफी मांगते हुए कहा, सॉरी। रणदीप ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि उसे लेकर बेड पर लेटा तो सुहानी की आंखों से आंसू बहने लगे। वहीं रणदीप ने इस बात की परवाह किए बगैर सीधा हाथ उसकी कमर पर रख सुहानी की नाइट गाउन की नॉट को खोल दिया, जिसका एहसास होते ही सुहानी ने अपनी आंखें भींच ली। कुछ ही देर में सुहानी की नाइट गाउन उसके शरीर से अलग होकर नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी, और वो रणदीप के नीचे दबी हुई थी। रणदीप के हाथ उसके शरीर के हर नाजुक हिस्सों को छू रहे थे, जिसकी वजह से सुहानी का कमजोर सा वजूद कांप रहा था। थोड़ी देर बाद उसने रणदीप के हाथों को अब अपने पैरों पर महसूस किया, और जैसे जैसे उसके हाथ ऊपर बढ़ने लगे तो दिल में अजीब सी हलचल के साथ उसका दिल जोर जोर से धक धक करने लगा। और अगले ही पल वो हुआ जिसके कारण सुहानी के चेहरे पर दर्द की लहर दौड़ गई और उसके मुंह से चीख निकल गई। रणदीप उसमें समा चुका था। ऐसे में उसकी बढ़ती हरकतें सुहानी के लिए काफी दर्द भरी थी। दर्द को सहते हुए उसने रणदीप से पूछा, मिस्टर मेहरा, क्या मैं आपको पकड़ सकती हूँ? रणदीप ने सुहानी की बात सुनकर धीरे से कहा, हाँ। उसकी हाँ सुनते ही सुहानी ने उसके गले में अपनी पतली सी बाहें डाली और वो उसके करीब होकर उसके गले लग गई, क्योंकि उससे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पर उसके गले लगते ही रणदीप को अपने शरीर में एक अजीब सी झंझनाहट महसूस हुई। वो एक पल के लिए रुक गया और सुहानी को देखने की कोशिश करने लगा। वो जानता था कि सुहानी का ये पहली बार है, पर फिर भी अपनी आदत से मजबूर वो उसके साथ जेंटल नहीं हो पा रहा था। उसके हाथ इस वक्त सुहानी की पतली कमर को पकड़े हुए उसे अपने नीचे घेरे हुए थे। वहीं उसके होंठ उसके गले पर निशान छोड़ रहे थे। कमरे में इस वक्त दो दिलों के तेज धड़कने का शोर था, और साथ ही सुहानी की सिसकियों का शोर बढ़ता जा रहा था, क्योंकि रणदीप वो अब एक बार फिर उस पर पूरी तरह हावी हो रहा था। कुछ देर बाद थक कर चूर होकर वो रुका तो ना जाने किस एहसास के चलते उसने सुहानी के ऊपर से उठने के बजाय उसके चेहरे पर झुककर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। सुहानी उसके होठों का स्पर्श अपने होठों पर पाकर जड़ हो गई, और तभी उसे महसूस हुआ कि रणदीप उसके निचले होठ को बड़े ही आराम से प्यार से चूम रहा था। धीरे धीरे वो कुछ को और गहरा करने लगा कि तभी अचानक से वो रुका और उसके ऊपर से उठकर उसके बगल से लेट गया। थोड़ी देर बाद रणदीप ने हल्की नाराजगी से पास लेटी सुहानी से कहा, तुम अब अपने रूम में जा सकती हो। सुहानी ने
उसकी बात का जवाब देते हुए धीरे से मगर रोते हुए कहा, पर मुझसे नहीं उठा जा रहा। ये सच था, वरना उसने तो रणदीप से अलग होते ही उठना चाहा था, मगर उसके पैरों ने, उसके शरीर ने उसका साथ नहीं दिया। रणदीप खामोश हुआ और अब उससे मुंह फेर कर लेट गया। वहीं सुहानी में अब इतनी भी शक्ति नहीं बची थी कि वो उठकर अपना नाइट गाउन वापस पहन सके। ऐसे में वो यूं ही बेजान सी बिस्तर पर पड़ी रही और उसने धीरे से पैरों के पास पड़े ब्लैंकेट को खींचकर अपने शरीर को ढक लिया। रात के दूसरे पहर में सुहानी की आंख खुली तो रणदीप को गहरी नींद में सोता पाया। उसने अब भी उससे मुंह फेरा हुआ था। ये देखकर सुहानी की आंखों में नमी बनाई और उसने उठने की कोशिश की तो वो उठ पाई। सुहानी ने चुपचाप उठकर अपना बिखरा हुआ अस्तित्व समेटा और वापस से नीचे पड़ा अपना नाइट गाउन पहना। फिर धीरे धीरे चलते हुए डोर पर पहुंचकर रूम से बाहर निकल गई। सच कहें तो ना जाने क्यों सुहानी को रणदीप का उसे छूना बुरा नहीं लगा था, मगर जिस तरह से उसने उसे अपने कमरे से निकल जाने को कहा, उस बात ने सुहानी के दिल को ठेस पहुंचाई थी। वो उसके लिए खरीदी हुई चीज से ज्यादा कुछ नहीं थी, एक ऐसा खिलौना जिससे उसने अपना मन बहलाया और फिर उसे दूर फेंक दिया। अपने रूम में आकर सुहानी पेट के बल लेट गई और ना जाने कब तक वो बस यूं ही रोती रही। दोनों के बीच जिस्म का रिश्ता बना, पर दिल अब भी अजनबी थे। अगली सुबह रणदीप की सुबह हुई तो सबसे पहले उसने अपने बगल में नजर दौड़ाई। वो उसके पास से उठकर जा चुकी थी। रणदीप भी अब ब्लैंकेट हटाकर उठा तो नजर सफेद बेडशीट पर पड़े खून के धब्बों पर पड़ी। रणदीप ने उन धब्बों पर वापस से ब्लैंकेट डाला और उठ खड़ा हुआ। चेहरा उसका अभी भी इमोशनलेस ही था। उसने डेली रूटीन को फॉलो करके जब वो नहाने के लिए शॉवर के नीचे आकर खड़ा हुआ तो एक बार फिर दिमाग में रात की कुछ हल्की झलकियां दिखाई पड़ी। उसने गुस्से से अपनी मुट्ठी भींचकर शॉवर की दीवार पर दे मारी। आज से पहले ना जाने अपनी शारीरिक जरूरतों के चलते वो कितनी लड़कियों के साथ हमबिस्तर हुआ था, मगर उसने कभी किसी लड़की को किस नहीं किया था। तो फिर कल रात ऐसा क्या हुआ जो वो ऐसा बहका कि उसने सुहानी के होठों को अपने होठों में भींच लिया। वाई वाई डिड आई किस हर, वो चिल्लाया। उसे रात में भी खुद पर और ना जाने क्यों अपनी की हुई इस हरकत के बाद सुहानी पर भी गुस्सा आया था। इसीलिए उसने बेरुखी से उसे जाने को कह दिया था। काफी देर तक यूं ही शॉवर के नीचे भीगते रहने के बाद वो बाहर आया और रेडी होकर अपने रूम से बाहर निकलकर सीढ़ियां उतरता नीचे हॉल में पहुंचा तो देखा मैथिली डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट लगा रही थी। रणदीप ने इधर उधर देखा और जब सुहानी उसे कहीं भी दिखाई नहीं दी तो अपने हाथ में पहनी हुई वॉच में टाइम चेक किया। सुबह के 9 बजने को थे। ऐसे में रणदीप ने मैथिली से कहा, जाकर उस लड़की को बुला कर लाओ। मैथिली ने हाँ में सिर हिलाया और जाने को हुई कि तभी रणदीप ने उसे रोकते हुए कहा, स्टॉप, एक काम करो, तुम जाकर पहले मेरे रूम की सफाई करो और हाँ, बेडशीट भी चेंज कर देना। मैथिली उसका ऑर्डर मानकर ऊपर जाकर रणदीप के रूम की तरफ बढ़ गई और रणदीप वो भी ऊपर आते हुए सुहानी के रूम की तरफ चल दिया। आज के एपिसोड में बस इतना ही। दोस्तों, मजबूरी में लिया गया कोई भी फैसला अगर इंसान की सहमति और सम्मान के बिना हो तो वो समझौता नहीं बल्कि शोषण बन जाता है। कागजों पर किया गया रिश्ता इंसान की भावनाओं, आत्मसम्मान और अधिकारों से बड़ा नहीं हो सकता। सच्ची इंसानियत वही है जहां ताकत नहीं बल्कि संवेदनशीलता और सहमति हो, क्योंकि कभी कभी जिस्म से पहले रूह टूटती है और उसकी भरपाई कोई दौलत नहीं कर सकती। तो रणदीप और सुहानी का रिश्ता आखिर किस अंजाम को पहुंचेगा, जानने के लिए देखते रहिए ये कहानी। और अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो लाइक्स और कमेंट्स करिए।